हेलो दोस्तों। तो राज व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़े थे संविधान की पृष्ठभूमि, अर्थात संविधान का निर्माण का विकास कैसे हुआ। तो इसमें हम लोग देखें कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है और पहले व्यापार करता है, फिर धीरे धीरे भारत पर जो है वो अपना शासन स्थापित करता है। और जब शासन स्थापित करता है तो वो उसके साथ जो भी कर्मचारी रहता है वो सब एक तरीक़ा से भ्रष्टाचार करने लगता है। यहाँ से धन लूट कर ब्रिटेन में जमा करने लगता है, जिससे यहाँ की भी अव्यवस्था फैलने लगती है और ब्रिटेन में भी अव्यवस्था फैलने लगती है। तो इसके द्वारा जो है फिर ब्रिटेन का जो सम्राट उस समय जो भी रहता है, जो उसको लगता है कि कुछ शासन जो है ये ब्रिटिश कंपनी पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कंपनी पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया गया और कंपनी को एक तरीक़ा से ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। तो कल हम लोग 1773 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1781 का एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ये क्या था? इसके द्वारा जो 1773 में जो भी कमी रह चुका था उसको पूरा करने के लिए इसको लाया गया था 1781 का एक्ट। उसके बाद आता है 1784 का एक्ट, 1784 का अधिनियम, जिसके द्वारा जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम कहा जाता है। इसके द्वारा कंपनी पर जो है शासन जो है का शिकंजा थोड़ा और कसा गया और इसके द्वारा इसको दो भागों में बांटा गया, जैसे जिसमें एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये व्यापारिक विभाग था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करता है? तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति कंट्रोल करता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया। ये था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी एक और विशेषता थी कि इसके द्वारा कंपनी में जो हम लोग कल पढ़े थे कि गवर्नर को लगाकर 5 सदस्य की नियुक्ति किया गया था, इसको अब फिर से 4 कर दिया गया। और कोई भी निर्णय लेने के लिए 2-2 सदस्य अगर किसी भी बात पर सहमत हो जाए, बात अगर बराबर हो जाए, तो गवर्नर जनरल जिधर मत दे दे उधर उस काम कोई भी अधिनियम का मान्य हो जाता था, यानी कानून बन जाता था। अर्थात इसमें गवर्नर जनरल का जो है यानी पद की जो है और थोड़ा मजबूत किया गया। तो ये था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के जो है पद का जो है थोड़ा सा पावर बढ़ाया गया। उसके बाद एक्ट ऑफ मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाया गया, यानी राजनीतिक व्यवहार और व्यापारिक विभाग। ये था 1784 ईस्वी का एक्ट। उसके बाद 1784 के बाद आता है 1793 का एक्ट। देखते हैं क्या है। हाँ, उससे पहले 1793 से पहले हम लोग 1786 में भी एक्ट आया है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये संशोधन अधिनियम किस लिए आया था। ये खास करके कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। कॉर्नवालिस उस समय जो गवर्नर था भारत का, इस पर हम लोग इतिहास में चर्चा करेंगे सभी गवर्नरों पर। तो इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था 1786 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था। उसके बाद और गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि परिषद के सभी निर्णय को जो है गवर्नर रद्द कर सकता है। ये बातें याद रखना है कि क्वेश्चन अगर बना दे कि किस अधिनियम के द्वारा किसी भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया, तो ये 1786 ईस्वी का
अमेंडमेंट एक्ट। आइए, उसके बाद है आपका 1793 का एक्ट। 1793 के एक्ट के द्वारा इसमें क्या किया गया कि राजस्व, अब कोई भी कर्मचारी जो भी हो गया, कोई भी कंपनी का कर्मचारी, ये जो है उसको भारतीय राजस्व से यानी रुपया देना शुरू कर दिया गया था। ये था 1794 का एक्ट, ये 1793 का एक्ट के द्वारा, ठीक। और इसके बाद इसमें क्या थी खासियत, इसके द्वारा क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के मतलब जो भी क्षेत्र था, जो भी काम था, उसको पर्यवेक्षक करने का अधिकार दिया गया, यानी वो निरीक्षण कर सकता था। बंगाल के जो भी गवर्नर, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया था अधीन, और बंगाल के गवर्नर को, जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब कोई भी काम अगर करेगा बम्बई और मद्रास के गवर्नर, उसको पर्यवेक्षक यानी निरीक्षण कर सकता है। तो ये था 1793 ईस्वी का एक्ट। यानी इसमें दो बात किया गया कि सबसे पहले क्या किया गया कि कंपनी का शासन जो है ये 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी के द्वारा भी कंपनी के शासन को 20 वर्षों के द्वारा बढ़ा गया, और भारतीय राजस्व से जो है कर्मचारी को धन देना शुरू कर दिया गया। यानी चलिए, उसकी ये है 1793 का। उसके बाद आता है फिर 20 वर्षों के लिए अगर बढ़ाया। देखिए, अभी से जो है कंपनी का शासन धीरे धीरे 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, मतलब अब जैसे 1793 आएगा, उसके बाद 1813 आएगा 20 वर्ष के बाद, फिर 1833, फिर 1853। इसको याद रखना है कि 20-20 वर्षों के लिए। अब फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, 1813 का एक्ट। इसके द्वारा क्या किया गया कि पहली बार ईसाई मिशनरी, जो हम लोग अभी ईसाई धर्म देखते हैं भारत में जो प्रचार प्रसार होता है, इसको जो है प्रथम बार जो है इसका मिशनरी जो आया था प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको अनुमति दे दिया गया 1813 ईस्वी में। दूसरी बात इसमें क्या किया गया कि शिक्षा के लिए, यानी भारतीय, अब अंग्रेज थोड़ा क्या कहिए कि चालाकी से काम लेना शुरू कर दिया कि भारतीयों को जो है अब शिक्षित करने के लिए, यानी अंग्रेजी मतलब कहिए जो भाषा है और जो वो अपना जो है कल्चर को पढ़ाने के लिए जो है उसको जागरूक करने लगा, और अब शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च करना शुरू कर दिया। प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करेगा, ये किया गया। उसके बाद 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कंपनी के शासन को। उसके बाद एक और काम किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। अर्थात क्या, इसको समझिएगा, इसके पीछे कहानी क्या है कि 1780 से लेकर और 1850 ईस्वी के बीच क्या होता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति क्या थी, वो हाथ से जो काम हो रहा था उसके जगह पर मशीन आ गया, नया मशीन। इसी को औद्योगिक क्रांति किया गया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन शक्ति बढ़ गया। अब उत्पादन शक्ति तो बढ़ गया इंग्लैंड में, लेकिन बाजार तो सीमित था वहाँ, यूरोप की बाजार। तो इसके लिए बाजार ढूंढना, उसके लिए तो अब वहाँ सामान बनकर तैयार था, उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो इसका जो है, इसलिए जो है एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और बोला कोई भी वहाँ से जो है यूरोप का जो है व्यापारी आ सकता है, इंग्लैंड का व्यापारी आ सकता है और भारत में व्यापार कर सकता है। ये बात 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद एक और काम किया गया कि इसका जो है, और चाय और चीनी, दो चीज़ का जो है कि इधर एकाधिकार नहीं छीना गया। यानी चाय के व्यापार जो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, और हमारे पड़ोसी देश जो है वो चीन के साथ जो व्यापार, ये सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का करेगा। इसको याद रखिएगा। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद जो आता है ये आता है 1813 के बाद 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा जो है फिर जो है पुनः व्यापारिक कंपनी को जो है ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए यानी अधिकार को बढ़ा दिया गया कि 20 वर्ष और चलेगा ये, ठीक, भारत में।
उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है 1833 का अधिनियम, क्योंकि इसके द्वारा जो बरसों से हमारे भारत में जो है दास प्रथा चलता आ रहा था, जिसमें जो है ज़बरदस्ती दास की क्रय बिक्री, उसके बाद उसके साथ सही जो है काम नहीं करवाना, सही काम करवा कर पैसा नहीं देना, ये सब जो काम चल रहा था इसके द्वारा समाप्त किया गया। तो कुछ काम जो है अंग्रेज़ अच्छा किए, जैसे कि दास प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया, तो और ट्रेन की जो सुविधा दिया गया, जो अभी ट्रेन देखते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा काम जो है वो वही समझ रहे, उसका स्वार्थ भी था और कुछ अच्छा भी हो गया, ऐसा समझिए दोनों बातें इस प्रकार से। तो दास प्रथा का अंत कर दिया गया इसके द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा, जिसमें जो है हमारे महान पुरुष जो राजा राम मोहन राय है उसका जो है सहयोग मिला। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर था, हाँ उसको, ठीक है, गवर्नर कहिए और गवर्नर जनरल कहिए भारत का प्रथम, ये कह सकते हैं, क्योंकि 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये 1833 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद क्या किया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा कि एक, जैसे हम लोग पढ़े थे कि 4 सदस्यीय था गवर्नर जनरल, उसमें जो है एक और सदस्य को जोड़ा गया जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य के रूप में। विधि सदस्य जो प्रथम विधि सदस्य किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग को जोड़ा गया, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। लेकिन इसमें ये लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, ये वोट नहीं गिरा सकता था, यानी इसका जो है उसमें कहिए कि वोट देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्यीय जो परिषद था उसमें। इस प्रकार से 1833 का अधिनियम हम लोग जाने, इसमें जो है, हाँ, तो 1833 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। विधि सदस्य को जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि अध्यक्ष। उसके बाद दास प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा का अंत का अधिनियम बनाया गया। लेकिन इसको पूर्ण रूपेण 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बैरो के समय में इसको समाप्त किया गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और बातें याद रखिएगा कि इससे पहले जाति धर्म मूल वंश के नाम पर जो नियुक्ति होती थी, आप कंपनी में जाते तो आपसे पूछा जाता कि आप किस जाति के, कहाँ के, तो इसके आधार पर भेदभाव किया जाता था। इसको 1833 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया, इसको याद रखिएगा 1833 ये। उसके बाद आइए फिर 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा रहा है, तो आइए फिर 20 वर्ष हम लोग पुनः चलते हैं और पहुंच चुके हैं हम लोग 1853 के एक्ट पर। 1853 के एक्ट की मुख्य बातें क्या थी, तो इसमें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हम लोग 1773 में जो पढ़े थे, उसमें जो है उसका जो है 24 सदस्य था, उसको घटाकर 18 कर दिया गया। उसके बाद इसमें जो है सबसे मुख्य बातें जो क्या याद रखना है 1853 के एक्ट में, कि अब कंपनी के कर्मचारी जो भी चयनित होगा वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, यानी कंपटीशन के आधार पर जो है कंपनी में कोई भी चयनित होगा। अर्थात जो भी हम लोग कंपटीशन की जो तैयारी जो भी करते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी, वो समझ लीजिए कि 1853 से है यहाँ भारत में जो है कंपटीशन की शुरुआत हो गई। जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर हमारे प्रथम ICS चयनित होंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद फिर जो है और भी जो है चयनित होंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी जो है IAS बने थे, इस प्रकार से समझ रहे। तो ये और इसकी एक और लास्ट बात याद रखिएगा कि 1833 में जो हम लोग पढ़े थे कि विधि सदस्य को जोड़ा गया था, लेकिन उसको क्या किया गया था कि उसको पूर्ण रूपेण दर्जा नहीं दिया गया था, यानी वो वोट नहीं गिरा सकता था। तो 1853 अधिनियम के द्वारा उसको अब पूर्ण दर्जा दे दिया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया इसके द्वारा 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों, तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, अच्छा कमेंट, सलाह दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
तब तक के लिए जय हिंद।